नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच आज से शुरू होगी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। दोनों देशों के पीएम बनेंगे विशेष पल के गवाह। भारत सिंगापुर में रहकर पैसों के लेन देन में होगी आसानी। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में शिष्टाचार तोड़ने वाले विपक्ष के 12 सांसदों पर कार्रवाई की सिफारिश। सभापति ने विशेषाधिकार समिति को भेजा मामला। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर के साथ आतंकी गठजोड़ को तोड़ने के इरादे से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा जगहों पर छापा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए आज का दिन बहुत खास। सदन के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विशेष फोटो प्रदर्शनी का भी होगा शुभारंभ। मेघालय नागालैंड में सभी दलों ने उतारे अपने स्टार प्रचारक। मेघालय समेत नागालैंड में भी आज बीजेपी नेता अमित शाह करेंगे चुनावी हुंकार। नागालैंड के दीमापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी करेंगे चुनाव प्रचार। भारत दौरे पर आए गयाना के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर होगी बातचीत। और टी20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। आयरलैंड को 5 रन से दी शिकस्त। डकवर्थ लुईस से हुआ फैसला। शुरुआत अहम खबर के साथ। न्यू इंडिया की ओर तेजी से बढ़ते भारत में डिजिटल भुगतान अब कोई नई बात नहीं रह गई है। शहरों से लेकर गांव तक लोग अपने मोबाइल में मौजूद सुविधाओं के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। इनमें से ही एक यूपीआई भी है। आसान उपयोग की वजह से भारत का यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। यूपीआई का फायदा अब सिंगापुर के लोग भी ले सकेंगे। दरअसल आज भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की जाएगी और इस पल के साक्षी बनेंगे दोनों देशों के प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद दोनों देशों के लोग यूपीआई और पे नाउ के जरिए पैसों का डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। आज का यह कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन के द्वारा किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद है। तो अरुण, अगर डिजिटल इंडिया की बात की जाए और डिजिटल इंडिया में भी अब इसके जो दायरे बढ़ते जा रहे हैं कि अब यहाँ की सुविधाओं का, यूपीआई की सुविधाओं का बाहर के देशों में जो लोग रह रहे हैं वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे, कितना महत्वपूर्ण आज का ये दिन? देखिए, भारत की फिनटेक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दिन कहा जा सकता है। और जिस तरह से भारत की जो एक कॉस्ट इफेक्टिव जो फिनटेक टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया भर में अपने पांव पसार रही है। अब देखिए कि यूपीआई केवल कई देशों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सपैंड कर रहा है, जिसमें कि आप देखिए नेपाल है, भूटान है, यूरोपियन कंट्रीज में यूके, फ्रांस है। तो ऐसे लगभग 10 से 12 देश हैं, गल्फ कंट्रीज है, जहां पर यूपीआई जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आप कर सकते हैं, पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज का दिन इंटरेस्टिंग और काफी हिस्टोरिक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि भारत और सिंगापुर के जो प्रगाढ़ संबंध हैं, तो उसको एक तरह से कहीं ना कहीं एक फिनटेक के नजरिए से और गति मिलती हुई दिखाई देगी। कई सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं वो सिंगापुर में पढ़ने जाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी होती है सिंगापुर में जाती है, लगातार कई बार ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसे में भी होता ये था, अगर अपने दर्शकों को बताएं कि जो ट्रांजैक्शन किसी को पैसे अगर भेजने हैं तो उस पर 6-7% के आसपास के आपके चार्जेस या फिर अन्य टैक्सेस या फिर अन्य जो कन्वीनियंस फी है वो लग जाया करती थी। यूपीआई का सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो चार्जेस होते हैं वो एक तरह से निल होते हैं। जैसे हम लोग भारत के अंदर देखिए यूपीआई पेमेंट करना है, एक बारकोड को स्कैन किया या किसी का यूपीआई नंबर मांगा, यूपीआई नंबर डाला और उसको पैसे ट्रांसफर कर दी जिसको भी पैसे हमें ट्रांसफर करना है। सिमिलरली अभी तक ये जो हम भारत में करते थे, लेकिन सिंगापुर के अंदर भी हम इसको कर पाएंगे। भारत में बैठे बैठे
हम सिंगापुर में पैसे ट्रांजैक्ट कर सकेंगे और एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप कह सकते हैं, या फिर बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव मेथड के हिसाब से कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो जैसे मान लीजिए माना जाता है कि लगभग महीने भर के अंदर $1 बिलियन के आसपास के ट्रांजैक्शंस रेमिटेंसेज होते हैं भारत सिंगापुर के बीच में। डुअल साइड देखा जाए तो उस पर अगर 5-6% के आसपास के चार्जेस लग जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने चार्जेस में कितने पैसे वेस्ट हो जाते हैं। अब यही है कि यूपीआई का फायदा ये है कि यूपीआई जो भारत का है और पे नाउ जो कि सिंगापुर का है, इनमें इंटरऑपरेटिबिलिटी कर दी गई है कि आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं भारत और सिंगापुर के बीच में। तो इससे इसमें जो चार्जेस होंगे वो बिल्कुल निल होंगे और आसानी से आप जितना ट्रांजैक्शन चाहे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा कि रेमिटेंसेस में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। स्टूडेंट्स जो सिंगापुर में पढ़ने जाते हैं भारत के, उनको आसान होगा, फायदा होगा। तीसरा, गेटवे टू द आसियान कंट्रीज आप कह सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर बहुत बड़ा हब माना जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से, टॉप कंट्रीज में से आता है। तो ऐसे में भारत वाया सिंगापुर अन्य आसियान कंट्रीज तक यूपीआई की जो अपनी जो छाप है उसको एक तरह से पहुंचाता हुआ दिखाई देगा। तो इस लिहाज से भारत का जो फिनटेक क्षेत्र है, जिस तरह की कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आज की तारीख में दे रहा है, इजी, कन्वीनियंट और फास्टर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यूपीआई वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन मोड है ग्लोबली। जिस स्पीड के साथ में ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के मेड इन इंडिया फिनटेक टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके साक्षी एक तरह से हम सब बनेंगे। और जाहिर सी बात है भारत और सिंगापुर के रिश्ते तो प्रगाढ़ होंगे ही होंगे, लेकिन फिनटेक के लिहाज से एक नया चैप्टर आप कह सकते हैं लिखा जाएगा। एक आखिरी सवाल अरुण, जैसा कि आपने कहा भी अपने आखिर में कि संबंध भी काफी मजबूत होंगे, मैं इसी पे आना चाह रहा था कि इस पहल के जरिए भारत और सिंगापुर के जो रिश्ते हैं, खासकर आर्थिक तौर पर अगर मैं बात की जाए तो कितने मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, बिजनेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगापुर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से हम जानते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज में हमेशा रहता है, टॉप कंट्रीज में आता है। बिजनेस रजिस्टर करना बहुत आसान है। तो कई सारे प्रोफेशनल्स हैं भारत के अंदर, जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के, कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, वो कई बार सिंगापुर में बिजनेस रजिस्टर करते हैं, एंटिटीज खोलते हैं। और उनके लिए दिक्कत का सामना होता था अभी तक कि भाई ट्रांजैक्शन के लिए जो चार्जेस लगते थे वो काफी ज्यादा होते थे। बिजनेस जो विजिट्स होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की ज्यादा होती है सिंगापुर में। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा गेटवे बनाया जाए जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो, इकोनॉमिक हो। और जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है जो कि वहां सिंगापुर में रहता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म एक्टिविटी जब बढ़ेगी, क्योंकि अगर एक तरह से आप जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, क्योंकि अगर भारत का कोई व्यक्ति सिंगापुर में ट्रैवल कर रहा है तो उनके लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाएगी अगर टूरिज्म एक्टिविटी की बात की तो एक तरह से दोनों देशों के लिए काफी इंपॉर्टेंट कहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन बहुत ही खास, भारत के लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए भी और सिंगापुर के लिए भी। बढ़ेंगे आगे, खबर राज्यसभा से है, जहां बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामा, नारेबाजी और वेल में आकर बार बार सदन की कार्यवाही को बाधित करने वाले विपक्ष के 12 सांसदों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दरअसल सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले इन सांसदों के खिलाफ संसद की विशेषाधिकार समिति से जांच की सिफारिश की है। 18 फरवरी को राज्यसभा की ओर से जारी बुलेटिन में कांग्रेस के 9 सांसदों और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों के खिलाफ शिष्टाचार उल्लंघन के मामले की जांच कराने की सिफारिश की गई है। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा में वेल में आकर शोर शराबा करने, प्ले कार्ड दिखाने और हंगामा करने को लेकर राज्यसभा के सभापति ने यह अहम फैसला किया है। हमारे सहयोगी राजेश राज ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो राजेश, राज्यसभा के सभापति की तरफ से इस पहल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम लगातार देखते रहे हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में ज्यादा कि विपक्षी सदस्यों के हो हंगामे की वजह से जो कार्यवाही है वो लगातार कई दिनों तक बाधित रहती है। हम तमाम सत्रों में देखते हैं। एक मैसेज जाएगा कि अगर आप इस तरह के काम में लिप्त होते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, देखिए, आपने देखा होगा कि कई सत्र से जब वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति थे उस समय भी, और अब जबकि जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति की कमान संभाल ली है, तो हम कह सकते हैं कि इस दौरान लगातार सदन के अंदर जो व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जाती रही है, उसको लेकर वेंकैया नायडू भी बहुत नाराजगी जताया करते थे। और जगदीप धनखड़ नाराज तो हालांकि नहीं होते, लेकिन वो अपने लंबे तकरीर के जरिए सांसदों को समझाने की कोशिश करते हैं। अपनी सीट पर खड़े होकर वो बताना, नियमों के उल्लंघन का हवाला देना, नियमों का हवाला देना और ये बताना कि आप उच्च सदन के सदस्य हैं, लिहाजा आपकी एक गरिमा है और आपके व्यक्तित्व के खिलाफ ये आचरण जाता है, इसलिए इस तरह के आचरण नहीं करना चाहिए। आसन के बीचों बीच आना,
में आकर के शोर शराबा करना या राज्यसभा के नियमावली के विरुद्ध प्ले कार्ड्स लेकर सदन के भीतर आ जाते हैं लोग, अखबार की प्रतियां लहराते हैं, ये तमाम जो चीजें हैं ये संसद के आचरण के विपरीत है, संसद के में जो नियमावली है उसके विपरीत है। और इसी सिलसिले में हमने देखा था कि बजट सत्र के पहले हिस्से में जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अडानी के मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के सदस्य राज्यसभा में उत्तेजित थे, लगातार जगदीप धनखड़ समझाने की कोशिश कर रहे थे और सदन के बाहर गांधी प्रतिमा से लेकर सदन के भीतर कांग्रेस के सदस्य जो थे वो लगातार हाय तौबा मचाने में जुटे हुए थे। लिहाजा सदन की कार्रवाई स्थगित भी रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो परंपरा रही है सत्ता और विपक्ष के साथ होकर चर्चा में भाग लेने का, उस दौरान भी हमने देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो कई दिनों बाद शुरू हुई। आपने भी देखा होगा कि कई दिनों बाद चर्चा शुरू हुई और जिसकी वजह से कई तरह के सवाल जो हैं वो विपक्षी सांसदों पर खड़े हो रहे थे और सभापति धनखड़ ने इसकी हम कह सकते हैं कि झलक उन्होंने सदन के भीतर दी थी कि अगर सदस्य नहीं माने तो उन पर कार्रवाई हो सकती थी। आखिरी दिन भी शक्ति सिंह गोयल की बात करें या फिर नासिर हुसैन की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सुशील गुप्ता, इन सांसदों की बात करें, ये तमाम सांसद बेल में आकर आसन के समीप आकर सभापति के माइक से जब तमाम दूसरे माइक्स अगर बंद नजर आते थे तो सभापति के माइक का दुरुपयोग किया जा रहा था, वहां पर शोर शराबा किया जा रहा था और जिसकी वजह से सभापति जो है वो नाराज भी दिखाई पड़ रहे थे और उन्होंने ये झलक सदन के भीतर दी थी कि अगर ये नहीं मानेंगे लोग तो फिर कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और इसके पहले भी हरिवंश ने भी 2 साल पहले की गतिविधियों पर नजर डाला तो उन्होंने भी एक बार कई सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया था जिसकी वजह से भारी हंगामा देखने को मिला था। लेकिन तो हम कह सकते हैं असीम की जो ये कार्रवाई हुई है, अब इस पर संसदीय समिति क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल राज्यसभा की जो 18 फरवरी की जो बुलेटिन है उस बुलेटिन में ये खबर जो है वो राज्यसभा ने प्रकाशित की है। लेकिन राजेश, क्या हम ये माने कि अगर कमेटी, क्या इतिहास में हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल रहा है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जब सिफारिशें होती हैं तो कमेटी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? क्या ये मान के चलें कि अगर सख्त कदम उठाए जाएंगे तो बजट सत्र का जो दूसरा भाग है उनमें से इन सांसदों को अलाउ नहीं किया जाएगा सदन के अंदर आने के लिए? आप असीम, मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब हरिवंश जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने जब कई सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया था तो गांधी प्रतिमा पर बैठकर ये नासिर हुसैन, संजय सिंह समेत जो अनेक सांसद थे उन्होंने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। रात में वो बैठे रहे थे और उसके बाद हरिवंश जो है वो चाय लेकर उनको चाय पिलाने के लिए सुबह सुबह उन्होंने पेशकश की थी। हालांकि उन्होंने चाय तो नहीं पी लेकिन कहीं ना कहीं जो गतिरोध था उसको खत्म करने की दिशा में उप सभापति हरिवंश ने कोशिश की थी। हालांकि वो माने नहीं थे, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं जब घटती हैं या फिर राज्यसभा के सभापति जब सिफारिश करते हैं तो इन लोगों को कमेटी जो है वो बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है, उनका पक्ष सुनती है और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होती है। क्योंकि अनुशासन से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा ऐसे में सारा दारोमदार समिति पर है और वो साक्ष्य को जुटाकर कोई भी फैसला लेंगे, वीडियो क्लिप्स देखे जाएंगे और उसके आधार पर ही फैसला लिया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर, एनआईए की ओर से देश भर में आज ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में एक साथ 70 से अधिक लोकेशन पर एनआईए ने छापेमारी की है। कहा जा रहा है कि देश भर में फैले गैंगस्टर्स के सिंडिकेट को तोड़ने के इरादे से एनआईए ने इतनी बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। एनआईए की ओर से इससे पहले पिछले साल के आखिर में भी दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी बरार पहले से ही एनआईए के रडार पर हैं। इस मामले में एनआईए कई गैंगस्टर से पूछताछ भी कर चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में आतंकरोधी एजेंसी एनआईए ने उत्तर भारत और दिल्ली में 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद एजेंसी ने एक गैंगस्टर और वकील को गिरफ्तार किया था। तो एनआईए की आज बड़ी कार्रवाई, एक साथ देश के 70 से अधिक जगहों पर छापेमारी की जा रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। गैंगस्टर के सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश है और ये आप देखिए पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, इन तमाम शहरों में एनआईए की छापेमारी की जा रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इन तमाम राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। और पिछले साल भी आखिर में दिसंबर में इस तरह की कार्रवाई की गई थी, जिसमें कुछ आतंकवादियों और उनके सिंडिकेट्स को, खासकर जो गैंगस्टर्स हैं उनके सिंडिकेट्स को गिरफ्तार भी किया गया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एनआईए ने देश के अलग अलग शहरों में 70 से अधिक जगहों पर, लोकेशंस पर छापेमारी की है, बड़ी कार्रवाई की है। और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं लगातार एनआईए की दबिश इन गैंगस्टर्स के खिलाफ। और अब सीधे रुक करेंगे अरुणाचल प्रदेश का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां के विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित कर रही हैं। अध्यक्ष श्री फसांग दर्जी सोना जी, मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, विधानसभा के सभी सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश के इस लोकतंत्र के मंदिर में आज आप सबके संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। ये देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि विकास का सूर्य अरुणाचल प्रदेश को प्रकाशित कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश आज भारत की प्रगति की धारा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये राज्य और यहाँ के सरल तथा निष्ठावान निवासी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के विकास को देखकर पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास धारा को नई ऊर्जा देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण होती है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय गठन किए थे। अपने उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सहित समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को शक्ति मिले। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित लोकतंत्र के इस मंदिर में इस राज्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले अटल जी की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अटल जी के स्वप्नों को वर्तमान केंद्र सरकार ने और अधिक व्यापक और प्रभावी स्वरूप प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार की सराहना करती हूँ। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने इस प्रदेश की प्रगति को स्वरूप प्रदान करने वाले सर्वोच्च मंच के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं इस सदन के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को सराहना करती हूँ। माननीय सदस्यों, अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक लोकतंत्र की नींव 1967 में नेफा पंचायत राज रेगुलेशन के साथ ग्रामीण स्तर पर शुरू हुई। इसके बाद के विकास क्रम में 15 अगस्त 1975 को प्रदेश काउंसिल को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में परिवर्तन कर दिया गया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उस पहली विधानसभा में शिवो काई जी को इस सदन की पहली महिला सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। प्रारंभ से इस विधानसभा में 33 सदस्य थे, जिनकी संख्या 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर बढ़कर 60 हो गई है। ये छोटी सी शुरुआत से वर्तमान तक इस विधानसभा ने एक लंबा सफर तय किया है। इसके लिए भी मैं सभी पूर्व और वर्तमान सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मैं विशेषकर पीके तुंगनजी जी और तोदार तांग जी, तोमो रिवा जी, सोबेन तायंग जी और बांगफा लोबांग जी को नमन करना चाहूँगी,
जिन्होंने प्रथम विधानसभा और कालांतर की विधानसभाओं के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय सदस्यगण, अरुणाचल और मर्यादा संसदीय प्रणाली की पहचान है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वाद विवाद की सामग्री और गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो। साथ ही हमें विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उच्चतम मानकों को बनाया रखा गया है। स्वस्थ लोकतंत्र की पत्री सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए मैं सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई विधान के कार्यान्वयन के साथ पेपरलेस डिजिटल यात्रा शुरू की है। ये अनुकरणीय है। ये प्रसन्नता की बात है कि कई राज्य ने इस पेपरलेस मॉडल का अध्ययन करने और उसे अपनाने के प्रयास किए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 को ईयर ऑफ ई गवर्नेंस घोषित किया और कई ई गवर्नेंस परियोजना शुरू की, जो न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में मदद करेगी बल्कि आम लोगों की जीवन को आसान बनाने में भी योगदान देंगी। ये कथन सर्वथा सत्य है कि ज्ञान बढ़ने से ही बढ़ता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विधानसभा के पुस्तकालय के उपयोग की सुविधा विधायकों और अधिकारियों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि इस विधानसभा में नो ईयर असेंबली पहल के तहत समय समय पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को विधायी कार्यवाही से अवगत कराने के लिए बुलाया जाता है। मुझे विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी इस सुविधाओं का लाभ उठाकर देश और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। माननीय सदस्यगण, आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन तक विकट समस्या है, जिनका समाधान हमें शीघ्रता से खोजना है। अरुणाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य के लिए ये मुद्दे भी और महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि इस राज्य के नीति निर्माताओं ने इस विषय पर ध्यान रखा है। अरुणाचल प्रदेश ने पाके डिक्लेरेशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता दिखाने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है कि अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेते हुए इस मॉडल को अपनाएंगे और उनको भी दिशा मिलेगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विधानसभा ने विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए हैं, जिनमें प्रमुख है अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज्य विधेयक, राज्य महिला आयोग विधेयक, प्रदेश लोक सेवा अधिकार विधेयक, कर्मचारी चयन बोर्ड विधेयक, लोकायुक्त विधेयक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि अरुणाचल की इस धरती पर सदियों से स्वशासन और ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी की एक जीवंत प्रणाली विद्यमान है। बुलियांग, केवांग, मोचुक जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं लोगों की इच्छा और जनशक्ति की अभिव्यक्ति से अपना अधिकार प्राप्त करती थी। आदिवासी संस्कृति अपने समूहों की आकांक्षाओं को पूरा करने में निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनकर स्वच्छ लोकतंत्र और स्वशासन से मूल सिद्धांत को आत्मसात किए हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी अरुणाचल प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जो उनकी राजनीतिक चेतना और लोकतंत्र में आस्था को उजागर करता है।
जनता को अपनी प्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है वो राज्य के विकास और उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। आप सब माननीय सदस्य राज्य के सर्वोच्च नीति निर्माता है और राज्य के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं तथा जनप्रतिनिधित्व की अन्य संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। मेरा मानना है कि हमारे देश के समग्र और समावेशी विकास के लिए हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिक होनी चाहिए। भारत ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके अमृतकाल में प्रवेश लिया है। अमृतकाल का ये 25 वर्ष का कालखंड विकसित भारत के निर्माण, इस कालखंड में आपके निरंतर प्रयास अरुणाचल प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बना सकते हैं और भारत को भी विश्व के अग्रिम राष्ट्र में स्थान दिला सकते हैं। माननीय सदस्यगण, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक प्रमुख हितधारक भी है। उत्तर पूर्व क्षेत्र लंबे समय से सड़क, रेल और हवाई संपर्क की सुविधाओं के अभाव के कारण आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रहा था, लेकिन केंद्र की वर्तमान सरकार ने उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को केंद्र में रखा है। आज ये देखकर खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे समर्थन में स्पष्ट बदलाव आया है। भरपूर सांस्कृतिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के बल पर अरुणाचल प्रदेश में एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तथा व्यापार और व्यवसाय का केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जो हाल के वर्षों में राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। अरुणाचल प्रदेश में देश के नेचुरल फ्रूट बाउल के रूप में उभरने की क्षमता है। ये राज्य खासी, मंदारिन, संतरे और कीवी उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि बड़ी इलायची के उत्पादन में इसका देश में दूसरे स्थान है। ये संतोष की बात है कि अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो पूरी हो चुकी है या निर्माणाधीन है, राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार विगत 3 वर्षों में अपने बजट का करीब 30% भाग एसेट्स बिल्डिंग में खर्च कर रही है, जो देश में सर्वाधिक है। ये बहुत खुशी की बात है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना के चालू होने से अरुणाचल प्रदेश एक पावर सरप्लस राज्य बन गया है। माननीय सदस्यगण, अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, विविधता और प्राकृतिक सुंदरता इस राज्य को भारत में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। आज पूरा देश अरुणाचल प्रदेश की और यहाँ की क्षमता तथा यहाँ के लोगों की उपलब्धियों के कारण नई दृष्टि से देख रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ के निवासी अपनी जोड़ों से जुड़े रहकर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें, हमें इस प्रदेश की अद्भुत परंपरागत संस्कृति और जीवन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन पर बल देने की आवश्यकता है। अरुणाचल वासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपको राज्य की संस्कृति और मूल्यों की समृद्धि सुनिश्चित करते हुए सामाजिक परिवर्तन का प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अंत में मैं सभी अरुणाचल वासियों को उनकी स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ आज आपका राज्य का नया साल है। आज लसर फेस्टिवल है, इसी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद,
जय अरुणाचल। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे अरुणाचल प्रदेश से, जहां विधानसभा के विशेष सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही थी। बहुत सारी अहम बातें इस दौरान राष्ट्रपति ने कही। बढ़ेंगे आगे और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhanvarsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मेघालय और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। यहां की 60 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान है। इस आखिरी दौर में सभी राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज दूसरे दिन भी नागालैंड में प्रचार करेंगे। कल उन्होंने राज्य के पूर्वी जिले मोन में चुनावी रैली की और बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। आज मेघालय में भी अमित शाह की रैली होगी। शिलांग में 2 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नागालैंड के दीमापुर जिले में चुनावी रैली करेंगे। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज अगर ठाकरे पक्ष फिर से नियमों के तहत अदालत का रुख करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तारीख दे सकता है। दरअसल कल उद्धव ठाकरे के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि नियम सबके लिए बराबर है और वो प्रक्रिया के तहत 21 तारीख को आए। उद्धव ठाकरे पक्ष की मांग है कि तीर धनुष चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को ना दिया जाए। अभी 3 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया था। पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि पूरी पार्टी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। उनके सामने एक बड़ा संकट है। उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि इस पूरी लड़ाई में उनके साथ खड़े रहे विधायकों की भी कुर्सी भी अब सवालों के घेरे में है। और चुनाव आयोग के फैसले से बौखलाए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पार्टी का सिंबल भले ही छिन गया हो, लेकिन ठाकरे का नाम कोई नहीं छीन सकता। हालांकि शिंदे समूह ने उद्धव को एक और झटका तब दिया जब उनके विधायकों ने विधान भवन में स्थित शिवसेना के दफ्तर पर कब्जा कर लिया और दावा किया कि अब ये उनका हो गया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना के विधायक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिले और फिर सभी विधायकों ने शिवसेना कार्यालय में बैठक आयोजित की। बात मौसम की जाए तो आमतौर पर ये जो महीना फरवरी का चल रहा है उसमें हल्की ठंड महसूस होती है, लेकिन उत्तर भारत में इस बार कई जगहों पर इस साल गर्मी अभी से ही रिकॉर्ड तोड़ने पर आमदा है। बात की जाए दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली में फरवरी महीने में ही गर्मी ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 फरवरी को सफदरजंग में तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 55 साल में फरवरी के महीने में तीसरा सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में फरवरी महीने में साल 2006 में गर्मी पड़ी थी, भयंकर गर्मी पड़ी थी, तब तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। उससे पहले फरवरी महीने में दिल्ली सबसे ज्यादा गर्म 1993 में रही थी, तब तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। यानी आने वाले दिनों में गर्मी की चुभन और बढ़ेगी।
ये तो हुई बात दिल्ली की, लेकिन हिमाचल जो कि पहाड़ों में स्थित है, शिमला वहां की राजधानी, वहां भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी शिमला में तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से तापमान काफी अधिक है। मौसम विभाग शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि बेशक अभी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जो मिनिमम टेम्परेचर अगर प्रदेश की बात करें तो करीब 5.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है सामान्य से, जितने होने चाहिए थे। और अधिकतम तापमान में भी 6.2 के आसपास जो है बढ़ोतरी है कि सामान्य से इतने ज़्यादा है। तो दोनों टेम्परेचर लगभग जो है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है सामान्य से अभी। और अभी आज और कल में पश्चिम विक्षोभ है, इसका असर देखने को मिलेगा और इससे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें कुछ कमी आ सकता है और आने वाले 24 आवर्स में। उसके बाद फिर से टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगा और फरवरी के एंड में संभावना है कि एक पश्चिम विक्षोभ और इसी तरह का आएगा, तो उससे फिर कुछ जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी आएगी। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे खबरों में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं। चिकमंगलुरु में भाजपा महासचिव सीटी रवि के वो आवास पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वक्त है एक ब्रेक का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा आज से शुरू हो गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सभी जरूरी दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। परीक्षा सेंटर में बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं होगी। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को आज श्रद्धांजलि दी गई। नई दिल्ली में भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा और हर्ष मल्होत्रा ने ओम प्रकाश कोहली को श्रद्धांजलि अर्पित की। ओपी कोहली का सोमवार को निधन हो गया था। वे पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। तेलंगाना के संगारेड्डी में तेल ले जा रहे एक ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। इंजन गर्म हो जाने के कारण ड्रमों में ट्रांसफर तेल ले जा रहे इस ट्रक में आग लग गई। आग पास में खड़ी एक कार में भी फैल गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कोरियाई गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल इस समय बिहार के कपसिया में है। यहां गाजे बाजे के साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट देकर उनका स्वागत किया गया। तीर्थयात्रियों ने भगवान बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमा को पीपल वृक्ष के नीचे रखकर सामूहिक पूजा अर्चना की। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास यात्रा के 42वें दिन गुवाहाटी पहुंचा। गंगा विलास पर यात्रा करने वाले सभी 28 स्विस पर्यटकों का पांडु बंदरगाह पर भव्य स्वागत किया गया। ब्रह्मपुत्र के तट पर कार्बी और तिवा समुदाय ने लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। वाराणसी में G20 से जुड़ी प्रस्तावित बैठक से पहले पूरा शहर एक रंग में रंगा दिखाई देगा। वाराणसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर थीम बेस्ड पेंटिंग भी की जा रही है। सड़क से लेकर इमारतों तक के रंगों को सजाया जा रहा है। इसके साथ ही घाटों तक को रोशनी और रंग बिरंगी चित्रकारी से संवारा जा रहा है। दिल्ली में आज राष्ट्रीय विकास के लिए भूस्थानिक नीति पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में कई सत्रों का आयोजन किया जाएगा। भूस्थानिक रणनीति विकसित करना, स्पेस पोजिशनिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती समेत स्थानिक सूचना प्रबंधन को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत और उज्बेकिस्तान की थलसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आज दूसरा दिन है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चल रहे संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों की थलसेना के 45 सैनिक शामिल हैं। 14 दिन तक चलने वाला यह संयुक्त अभ्यास पर्वतीय और अर्धशहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित किया गया है।
जम्मू कश्मीर में वन्यजीव संरक्षण विभाग कश्मीर घाटी के आर्द्रभूमि में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की गणना कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की संख्या में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति की निगरानी करना और पूरे देश में सामान्य पक्षी गणना के साथ ही इसे शामिल करने के लिए समग्र आंकड़े एकत्र करना है। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्या केंद्र सरकार बेरोजगारों को भत्ता दे रही है? ये सवाल इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि व्हाट्सएप पर इससे जुड़ा एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए का भत्ता दे रही है। इस संबंध में पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है और इसे पूरी तरह से फर्जी मैसेज करार दिया है। पीआईबी की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है और इस मैसेज को फॉरवर्ड न किया जाए। और जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो सरकार की ओर से फौरन उसका जवाब दिया जाता है। इसके लिए आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम तक पहुंचने का रास्ता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से महिला महाविद्यालय की छात्राओं के लिए सीएमआई के साथ मिलकर फाइंड लीडर इन यू कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएमआई संयुक्त राज्य अमेरिका का एक गैर लाभकारी शिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। देश का भविष्य हैं ये छात्राएं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की। इनसे देश भी उम्मीद करता है, इनका परिवार भी इनसे उम्मीद करता है, समाज भी उम्मीद करता है कि ये फ्लाई के माध्यम से जो उड़ान भरें वो दिखाई दे, समझ आए लोगों को कि ये क्या करना चाहती हैं। इन लोगों को लीडरशिप क्वालिटी सिखा रही हैं विराज बोरा जी, जो कि यहाँ पे प्रोफेसर हैं। ये क्या सिखा रही हैं आप अपने फ्लाई उड़ान के माध्यम से? बेसिकली हम सिखाते हैं कॉम्पिटिटिवनेस माइंडसेट, मतलब कि किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं नॉन कॉग्निटिव स्किल्स के जरिए। वी ट्राई टू फाइंड द लीडर इन देम थ्रू द फ्लाई कोर्स, कि नया नहीं बनना है, अपने अंदर ही है जिसको निकालना है और अपने आप को लीड करना है ताकि हम दूसरों को लीड कर पाए। जो युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, उनसे समझेंगे कि इन लोगों ने क्या सीखा। कल के क्लास के बाद हमारे यहाँ जो जितने भी बच्चे, हम सबसे सीनियर हैं उसमें, तो जो भी बच्चे सब अपने से आ रहे हैं बोलने के लिए। 2 दिन में इतनी फाइननेस आई है हमें। 2 दिन के वर्कशॉप में मैंने बहुत कुछ सीखा है, कैसे इनिशिएटिव लेना है, कैसे अपने लिए स्टैंड लेना है और फियर से मतलब उसे भागना नहीं है, उसे फेस करके कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। Through this workshop we are certainly learning new qualities, confidence and certain communication tips, but the most important thing I've learned here is that failure is not being unsuccessful, but it is not starting or not taking the initiative. दोस्तों के साथ ना रहना और लोगों के साथ फैमिलियर होना, मतलब कॉन्फिडेंस होना, डर को भगाना, ये सब मैंने सीखा है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस आज मैं बोल पा रही हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। टीचर जो हमारे हैं वो सब कुछ हमें समझा देते हैं अच्छे से, और यहाँ का जो वातावरण है, माहौल है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। अलग अलग क्षेत्र से आई हुई ये छात्राएं और अलग अलग पृष्ठभूमि से भी हैं। इनको यहाँ जो सीखने को मिला, इन्होंने अपना अनुभव बताया। कॉन्फिडेंस आप इनका देख सकते हैं कि किस लेवल का है, और ख़ास यह है कि इनकी जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने जो सिखाया उसका असर अभी से दिखाई देना शुरू हो गया है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एनसीईआरटी ने प्री स्कूल यानी बाल वाटिका के बच्चों के लिए जादुई पिटारा नाम से सीखने सिखाने की सामग्री तैयार की है। इसमें खेल कूद, खिलौने, गीत संगीत और अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों के शिक्षण पर जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र से देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत कर दी जाएगी। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की दृष्टि से शुरुआती 8 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी होता है कि बच्चों के खेलकूद के जरिए शिक्षण पर जोर दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप बाल वाटिका के बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ना लिखना सिखाने के मकसद से एनसीईआरटी ने शिक्षण सामग्री तैयार की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को जादुई पिटारा नाम से आधारभूत स्तर के लिए सीखने सिखाने की सामग्री का विमोचन किया। 3 से 6 साल तक के बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर उन्हें खेलकूद, खिलौने, प्ले बुक्स, एक्टिविटी बुक्स, वर्कशीट, पोस्टर, पजल और चार्ट जैसे माध्यमों से पढ़ना लिखना सिखाने के मकसद से जादुई पिटारे की शुरुआत की गई है। पहली बार तो बाल वाटिका को फॉर्मल एजुकेशन की सेप दिया जा रहा है, स्कूल शिक्षा की अंश बनाया जा रहा है। उसमें खेल को, गाने को, एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। बच्चा खेल खेल में समझे, सीखे और अपना क्रिएटिविटी बनाए, यही उसके एक मूल उद्देश्य है। दूसरा उसके एक मूल फीचर रहेगा प्रारंभिक शिक्षा, जैसे प्रधानमंत्री जी स्वयं उसको जोर देते हैं, अपने मातृभाषा में ही होनी चाहिए। एनईपी ने वही उसको रेकमेंड किया था। अभी एनसीईआरटी 3 भाषा में किताब बनाती है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अभी प्रारंभिक दिनों में एनसीईआरटी इस साल एजुकेशन ईयर में 23-24 में 13 भाषा में उसको बनाएगी। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र 2023-24 से देश के 1200 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक कक्षा 1 और 2 के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित पाठ्य पुस्तकें जारी कर दी जाएंगी। सीबीएसई अनुबंधित स्कूलों में अगले शिक्षा वर्ष में ये शुरू हो जाए, सीबीएसई इसकी ध्यान रखेगी। भारत सरकार की 70% व्यय व्यवस्था में चलने वाले सेंट्रल स्कूल में भी 50 स्कूलों में शुरू हो गया है। इसको इसी शिक्षा वर्ष में लगभग सभी स्कूलों में शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मनुष्य की मस्तिष्क क्षमता का 80% से अधिक विकास 8 साल की उम्र तक हो जाता है। इस उम्र में बच्चे अपनी भाषा में अपने परिवेश से जुड़कर सीखते हैं। बच्चों को उनके परिवेश और उम्र के हिसाब से और उनकी ही भाषा में सिखाने के मकसद से जादुई पिटारा की शुरुआत की गई है, जो बच्चों के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में। तुर्की सीरिया में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। इससे पहले तुर्की और पड़ोसी सीरिया में 6 फरवरी को भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का औचक दौरा करने के बाद पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडेन का पोलैंड के राज्य सचिव ने और पोलैंड में अमेरिकी राजदूत ने स्वागत किया। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने यूक्रेन का दौरा किया। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। आईएमएफ चीफ के दौरे पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन बहुवर्षीय समर्थन कार्यक्रम के तहत कम से कम $15 बिलियन की आर्थिक मदद प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को इस सप्ताह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के 10वें पैकेज को मंजूरी देनी चाहिए। बोरेल ने कहा कि पैकेज में 100 अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी शिकंजा कसने की कोशिश है जो यूक्रेन के बच्चों के अपहरण और उन्हें रूस ले जाने में शामिल थे। अमेरिका के ओहायो शहर में एक कारखाने में धमाके के कारण आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि लोहे के कारखाने में यह धमाका हुआ। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे तुरंत हेलीकॉप्टर की सहायता से अस्पताल भेजा गया। इजरायली संसद ने न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव के विवादित प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया। प्रस्ताव के समर्थन में 63 मत पड़े, वहीं 47 सांसदों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रस्ताव के खिलाफ जमकर
विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजनाएं देश के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डाल दिया है। इटली की सबसे बड़ी गार्डा झील का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक कम हो गया है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण समूहों के अनुसार सर्दियों के मौसम में झील में जल संकट चिंता का कारण है। पर्यावरण समूहों ने आशंका जताई है कि पिछली गर्मियों की आपात स्थिति के बाद इटली को एक और सूखे का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। लाहौर की अदालत ने इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दे दी है। अदालत ने चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में 2 सप्ताह के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और अब खबरें खेल जगत से है। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को डकवर्थ लुइस के माध्यम से 5 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने अपने T20 करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। वो 87 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में आयरलैंड की टीम की शुरुआत खराब रही। पारी के पहले ओवर में ही आयरिश टीम को 2 झटके लगे। बारिश की वजह से खेल रुकने तक आयरलैंड ने 8.2 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 54 रन बना लिए। हालांकि डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से बारिश की वजह से खेल रुकने तक भारत 5 रन आगे था। भारत की हरमनप्रीत कौर 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सिर्फ महिलाओं में भी नहीं, पुरुषों को मिलाकर भी किसी ने 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। हरमनप्रीत ये मुकाम हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी हैं। आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते हरमनप्रीत ने ये रिकॉर्ड बनाया। महिलाओं में उनसे पीछे न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं। 2009 में डेब्यू करने वाले हरमनप्रीत भारत के लिए अब तक 150 T20 मैचों में 3006 रन बना चुकी हैं। हरमनप्रीत T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और ओवरऑल चौथी महिला क्रिकेटर भी हैं। उनसे पहले सूजी बेट्स, मैग लैनिंग और स्टेफनी टेलर ऐसा कर चुकी हैं। और खेलेगा तो कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रहा ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर और रिद्धम सांगवान की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सोमवार को स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दूसरे भारत की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम जिसमें विश्व चैंपियन रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल और आर नर्मदा नितिन शामिल हैं। इस टीम ने सोमवार को स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत की पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर ने हाल ही में आयोजित इजिप्ट पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। टोक्यो पैरालंपियन अरुणा ने K44 अंडर 47 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक अपने नाम किया। 2 हफ्ते पहले तुर्की में आए भूकंप के बाद मारे गए फुटबॉलर क्रिश्चियन अत्सू का पार्थिव शरीर उनके देश घाना पहुंच गया है। अत्सू शनिवार को दक्षिणी तुर्की में अपने घर के मलबे के नीचे मृत पाए गए थे। कतर ओपन के पहले दौर में एंडी मरे ने अंतिम सेट के टाई ब्रेकर में 3 मैच पॉइंट बचाए और लोरेंजो सनेगो को 4-6, 6-1, 7-6 से हराकर जीत हासिल की। विश्व नंबर 2 कार्लोस अलगराज ने ब्यूनस आयर्स में यूके कैमरन नॉरी को हराकर 2023 का अपना पहला खिताब जीत लिया है। अलगराज ने नॉरी को 6-3, 7-5 से मात दी। टेलर फ्रिज ने मियोमिर को हराकर डेनले ब्रिज ओपन खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रिज ने मियोमिर को 6-0, 5-7, 6-2 से हराया। नोवाक जोकोविच ने पूर्व जर्मन WTA महान खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ के विश्व नंबर 1 के रूप में सबसे अधिक हफ्तों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। स्विट्जरलैंड के स्टैन वेवरिंका ने सोमवार को मार्सिले में ओपन 13 के पहले दौर के मैच में बेल्जियम के जीजो बर्ग्स को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज न्यू इंडिया की ओर तेजी से बढ़ते भारत में डिजिटल भुगतान अब कोई नई बात नहीं रह गई है। शहरों से लेकर गांव तक लोग अपने मोबाइल में मौजूद सुविधाओं के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। इनमें से एक UPI भी है। आसान उपयोग की वजह से भारत का UPI दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। UPI का फायदा अब सिंगापुर के लोग भी ले सकेंगे। दरअसल आज भारत के UPI और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की जाएगी और इस पल के साक्षी बनेंगे दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए PM मोदी और सिंगापुर के PM इस कार्यक्रम में
शामिल होंगी, जिसके बाद दोनों देश के लोग यूपीआई और पे नाउ के जरिए पैसों का डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। आज का ये कार्यक्रम आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन द्वारा किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अब से कुछ ही लम्हों के बाद ये कार्यक्रम होगा, लेकिन एक बार फिर से कि डिजिटल इंडिया के दस्तक न सिर्फ भारत में बल्कि सात समंदर पार भी और विदेशों में भी इसकी साफ झलक अब देखने को मिल सकेगी। सिंगापुर ही नहीं, कई और देश है जहां पे यूपीआई एक्सेप्टेड है। ग्लोबली एक्सेप्टेड फिनटेक पाव नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो फ्रांस, यूके, तो या फिर गल्फ कंट्रीज की हम बात करें तो ऐसे लगभग 1 डजन से भी ज्यादा देश है जहां पर यूपीआई एज अ मोड ऑफ पेमेंट या ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 बहुत ही बड़ी जो फिनटेक जो क्रांति जिसे हम कह सकते हैं भारत देश के तरफ से, वो हमने पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत मैसिवली देखी है। नंबर 1, एक तो जो हम जानते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस की हम बात करते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड हो रहा है। दूसरा है कोविन प्लेटफॉर्म। अगर आपको याद हो कि कोविड की जब वैक्सीनेशन की जब बात आई थी तो कैसे एक बकायदा वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया एक फिनटेक अंदाज से हो सके और एक बहुत इंक्लूसिव तरीके से, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके, इस लिहाज से कोविन को डेवलप किया गया था, जिसकी सराहना कई और देशों ने भी की थी कि बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आप वैक्सीनेशन कर सकते थे। तो भारत का एक फिनटेक का एक उदाहरण आप कह सकते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी का उदाहरण भारत का आरोग्य सेतु ऐप था, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है और कई सारे देशों ने भारत से मांग भी की थी कि इस तकनीक को दिया जाए। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आरोग्य सेतु का जो सोर्स कोड होता है उसे ओपन सोर्स कर दिया था, यानी कोई भी देश इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो भारत का फोकस इस बात पर रहता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर उसके पास है तो कैसे वो ग्लोबल लेवल पर जा सके और भारत के लिए कैसे वो इंक्लूसिव हो सके, उस बात पर फोकस रहता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स हो, यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो, रुपे कार्ड के ट्रांजैक्शंस हो, हमने देखा कि किस तरह से इंक्लूसिव होते गए हैं। रिकॉर्ड स्तर पर हमने देखा कि इनके ट्रांजैक्शंस इस समय पर हो रहे हैं। अगर आप 2023 की बात करेंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर आप कह सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है ट्रांजैक्शन का इन तमाम जो फिनटेक मोड्स हैं इसके माध्यम से हो रहा है। लेकिन अब जो आसानी होने जा रही है इस समय पर, भारतवासी जो सिंगापुर में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जो बिजनेस जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, जो कॉर्पोरेट घराने के लोग वहां पर व्यापार के लिए जाते हैं, तो जब वो ट्रांजैक्शन अभी तक करते हैं तो उन्हें अन्य मोड ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है और ट्रांजैक्ट करना पड़ता है। उसमें कई सारी कन्वीनियंस फी होती है जो उनको पे आउट करनी पड़ती है, चार्जेस लग जाते हैं जो कि 6-7% के आसपास चार्जेस होते हैं। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत यह है, जिसकी वजह से यूपीआई आज की तारीख में ग्लोबली लोकप्रिय हो रहा है, कि जो चार्जेस हैं ऑलमोस्ट आप नील कह सकते हैं इसको। तो जो फीस होती है ऑलमोस्ट नील होती है। अभी हम जो भारत देश में यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं बिल्कुल नील होती है। अगर मेरे पास आपका यूपीआई आईडी है, मैं आपको ट्रांजैक्ट कर रहा हूं पैसे, तो बिल्कुल मुफ्त में बिना किसी एडिशनल चार्जेस के मैं आपको पैसे ट्रांजैक्ट कर सकता हूं। तो वही चीज को रेप्लिकेट किया गया है। सिंगापुर का जो पे नाउ है इंटरफेस है और भारत का जो यूपीआई इंटरफेस है, इन दोनों को आप आसान भाषा में यूं समझ सकते हैं कि आपके पास अगर ये दो जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जो यहां से भारत के जो बिजनेसमैन सिंगापुर जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, तो यहां से उनको पैसा भेजा जा सकता है बड़े आसानी के साथ में। सिंगापुर से भी अगर भारत में पैसा ट्रांजैक्ट करना है या ट्रांसफर करना है तो बड़े आसानी के साथ में उसको यूपीआई के माध्यम से भेजा जा सकता है। और यही वजह है कि आप नेपाल हो गया, भूटान हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्री। बिल्कुल अरुण, रुकना चाहेंगे और सीधा इस वक्त हम रुक करेंगे इस प्रधानमंत्री के इस विशेष कार्यक्रम की तरफ।